सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अवधेश, आयुष, निशांत। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का अपना अगला चैप्टर एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट, सभी लोग कॉपी पेन निकालेंगे, लिखेंगे डिक्टेशन। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट। सर एक मिनट सर, अभी कॉपी निकाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए, तो द वर्ड फंडामेंटल सर, करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा क्या? ओके 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 ओके, सत्यम पाल, ये सत्यम पाल ने सही है स्टार्ट दिलाया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट हो गई। तो आज हम लोग करने वाले फंडामेंटल राइट्स। नाउ सबसे पहले व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provision for their protection. The fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. यानी ये फंडामेंटल नेचर के हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि इतने फंडामेंटल हैं, इतने बेसिक राइट्स हैं कि ये अगर नहीं मिलेंगे किसी को तो फिर जो हमारी एक जस्ट सोसाइटी बनाने का जो एक ड्रीम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये हमें पूरी तरह से नहीं मिले हुए थे। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। ये डिक्टेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो याद करने की ज़रूरत है, ये बस ऐसा ही है थोड़ा सा फील लेने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल नेचर क्या होते हैं और इनको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनको मैग्ना कार्टा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यूके यानी ब्रिटेन, यानी कि जिस कंट्री ने हमें रफली 200 साल तक रूल किया, उनके देश में ये फंडामेंटल राइट्स एज अ मैग्ना कार्टा के रूप में ओरिजिनेट हुए या फिर मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाते हैं। मैग्ना कार्टा एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। था क्या कि जैसे ब्रिटेन में जो थोड़े अमीर लोग थे तो उन्होंने कुछ अपने लिए सर्टेन राइट्स डिमांड किए कि भाई हम गवर्नमेंट कितनी हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें कुछ अधिकार दो। जैसे आज फॉर एग्जांपल कि जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जैसे मान लो कि जो बहुत ज़्यादा चलो भाई, गोभी के पराठे खाए तो धनिया फंस गई थी दांतों में। चलो तो अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि बहुत जो हमारे बड़े इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो बोलने लगे कि हमारे लिए कुछ अलग से राइट्स दो। ठीक है, तो काइंड ऑफ उसी तरह से यूके में ये मैग्ना कार्टा के रूप में ओरिजिनेट हुए थे। डिफरेंस क्या होता है एक ऑर्डिनरी राइट और एक फंडामेंटल राइट के बीच में, एक साधारण अधिकार और एक मूल अधिकार के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर क्या होता है? तो जो अदर राइट्स होते हैं हमारे, दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो एक समान कानून होगा उसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वही फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, खुद इनको प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। वहीं पे फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर जो ऑर्डिनरी राइट है, साधारण अधिकार है,
तो उसको हम बड़ी साधारण तौर से चेंज कर सकते हैं ऑर्डनरी जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है उससे। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव करना है तो वो आसानी से नहीं होगा, उसके लिए पूरे संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि संविधान में कैसे क्या संशोधन होते हैं, अगले से अगले वाले में, ठीक है। नन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी कैन एक्ट इन ऑर्डर टू वायलेट दी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती हैं, कोई उनका वॉयलेशन नहीं कर सकती हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं अभी तक। सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स के? तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दैट इज़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद अनलिमिटेड राइट्स। आपके राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, आपके राइट्स की ऐसा नहीं कि कोई बाउंड्री नहीं है, आपके राइट्स की बाउंड्री है, लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे एक इम्प्लिसिट मीनिंग है, एंड दैट इज़ कि आपके राइट्स, आपके अधिकार वहीं तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे के राइट्स का वॉयलेशन ना हो। हमें अपने राइट्स को इस तरह से एंजॉय करना है कि किसी दूसरे के राइट्स का हनन ना हो जाए। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट है, ठीक है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। इसका सैक्रोसैंक्ट इसका मतलब हो गया कि इनको छुआ जा सकता है, यानी कि इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अभी हमने देखा अमेंडमेंट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है, अमेंडमेंट करना पॉसिबल है। और इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो उस केस में आप कोर्ट जाते हैं तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, वो परमानेंट नहीं है, कभी किसी किसी केसेस में उनको सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि आपातकाल के समय में, इमरजेंसी के टाइम पे। और दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब है कि वो अनलिमिटेड नहीं है, उन राइट्स पे लिमिट लगी हुई है। ना कुछ बेसिक पॉइंटर्स समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब एक्चुअल यहाँ से चीज़ें आप ये समझ लो कि स्टार्ट हो रही हैं। सत्यम पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, तुमको अल्नीनो चाहिए। अच्छा, अल्नीनो कोई पूछ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी, चलो चलो। तो बेसिक पॉइंटर्स क्या हैं? बेसिक पॉइंटर, सबसे पहला पॉइंटर तो ये है कि फंडामेंटल राइट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो दे आर इंस्पायर्ड और दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात बोली थी जब बोरोड की बात आती है हमारे अम्बेडकर जी ने, कि किसी ने पेटेंट नहीं ले रखा है किसी चीज़ पे। जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने तो हर चीज़ बोरो की है यहाँ पर, तो उन्होंने वो चीज़ बोली कि किसी ने पेटेंट नहीं ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। बस ये होता है कि हर कंट्री ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती हैं, बट वो कंट्री अपने हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड करती है, उस चीज़ को चेंज करती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये पहली चीज़ है कि दे आर बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। उनको हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। दूसरा पॉइंटर ये है कि दे आर कंटेंड, ठीक है, दे आर कंटेंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 3 में है। कैसे? पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, अब ये पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ज़रा कमेंट में बताएंगे पार्ट 1 और 2 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 3 में है तो आर्टिकल कहाँ तक है? तो आर्टिकल हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो यूएसए से हमने लिए, यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दे आर टर्म्ड एज conscience of the constitution, they are termed as conscience of the constitution। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ salient feature of constitution वाले टॉपिक पे, ठीक। 12 से 35 तक में दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें 12 से लेकर 35 में जो आर्टिकल्स हैं, इसमें टोटल कितने राइट्स दिए हुए हैं? तो टोटल ध्यान रखना है हमें, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली जो हैं, ओरिजिनली यानी कि मूलतः जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अभी देखेंगे कौन सा डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ।
पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। अब फंडामेंटल राइट्स से कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये सबसे पहले क्यों मैंने बोला, क्योंकि ऑर्डर में पढ़ना है, ऑर्डर में ही दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में दिया हुआ है। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक डिफरेंट तरह के राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो समानता देने की बात करते हैं, इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करते हैं, 14 से लेकर 18 तक। देन इसके बाद 19 से आएगा, तो 19 से लेकर 22 तक ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी हमें आज़ादी देने की बात करते हैं। हम देखेंगे कैसी आज़ादी की बात कर रही हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 एंड 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं और जिसको कि हम हॉल मार्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप गेस कर सकते हैं क्यों बोलते होंगे, बाकी तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको क्यों बोलते होंगे। आर्टिकल नंबर 29 से 30 ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हिंदी मीडियम के लिए मैं वैसे तो बोलता जा रहा हूँ, लेकिन अगर जिन लोगों के पास भी बुक है तो वो साथ में खोल के रखेंगे, साथ साथ उसको देखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो समझाने पे रहता है, कहीं कहीं मैं भूल जाता हूँ कि भाई हिंदी में बताना है, तो आप वहाँ उस चीज़ को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 राइट्स हो गए। अब अभी मैंने आपको बताया ओरिजिनली 7 थे, अभी 6 हैं ये, ठीक है। तो एक डिलीट कौन सा हुआ, जो डिलीट हुआ वो राइट टू प्रॉपर्टी, इट वॉज रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है उससे हटाया गया था इसको बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन शॉर्ट CA लिखूंगा। ये कब हुआ था, अमेंडमेंट 1978। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अलग से अमेंडमेंट नहीं करवाने वाला हूँ, मैं अलग से केसेस नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये ऐसे ही जो हम पढ़ेंगे, और अलग से पढ़ना भी नहीं चाहिए उसको, कि मैं आपको एक अलग से क्लास ले रहा हूँ। अब 42nd पढ़ाऊँगा, 44th पढ़ाऊँगा, 97, मतलब ढेरों अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, इतने भी नहीं पढ़ेंगे, ढेरों जितने 106 अभी तक अमेंडमेंट हुए हमारे, हम जितने भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाले वो सारे हमारे ऐसे ही कवर हो जाएंगे, हमें अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको भी अलग से नोट करने के, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समराइज़ करने के लिए हम लोग छोटा सा वीडियो रख सकते हैं, लेकिन अभी ही आपको फोकस करते चलना है कि राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। क्यों हटाया गया वो अभी आपको मैं समराइज़ करूँगा एंड में, जब आर्टिकल 31 पढ़ाऊँगा। क्यों, क्योंकि ये पहले था किसमें, ये 2 आर्टिकल में पढ़ा हुआ था। अनुच्छेद नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। ये मत पूछना सर ये क्लॉज और सब क्लॉज क्या होता है, सब बता चुके हैं। आर्टिकल नंबर 31 में था, तो अब ये हटाया जा चुका है। तो हटा के मतलब पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है क्या, आंसर इज़ नो। इसको मतलब इसको डाल दिया गया है किसी और जगह में। तो अब प्रेजेंटली ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रेजेंटली ये पड़ा हुआ है पार्ट नंबर 12 भाग नंबर 12 जो संविधान का है वहाँ पर। और ये एक तरह का फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि एक लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार बन चुका है। तो इसके स्टेटस में चेंज क्या हुआ, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बन गया, तो अब क्या बदलाव आ गया उससे। फंडामेंटल राइट था तब तक आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अब सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जा सकते हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट था तो चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता था, अगर चेंज करना है कुछ। अभी अगर कुछ चेंज करना है तो ये ऑर्डिनरी जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है बड़ी आराम से चेंज हो जाएगा। तो ये चेंजेस आए हैं इसमें। कौन से आर्टिकल में है, पार्ट नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 300A, अनुच्छेद नंबर 300 का। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में या फिर डाउट अराइज हुआ होगा, एंड दैट इज कि आपने बोला कि 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपने तो शुरुआत करी 12 से, ख़त्म कर दिया 32 में। 33, 34, 35 के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, और 12 और 13 के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। तो करते हैं जिक्र 12 से। आर्टिकल 12 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है,
जैसे कि आप ये मान लो कि ये घर है, महल है, वाइट हाउस है, जो भी मानना चाहो, तो जब आप इसमें घुसोगे तो पहले आपको सीधे कमरे में लैंड नहीं करवा दिया जाएगा, पहले आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे कि भाई घुसने से पहले हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस जान लो। तो वही है, तो घुसने से पहले, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले, अपने अधिकार जानने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि पहले ये जान लो कि इसके अंदर जो ये बार बार आपको स्टेट 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 जो लिखा होगा, सर के घर के बीच से ट्रेन, ठीक है, जो यहाँ पर जो आर्टिकल, ये जो बार बार स्टेट स्टेट लिखा हुआ है पूरे फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में, तो इसमें स्टेट का मतलब क्या है डिफाइन किया गया है यहाँ पे स्टेट को। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में बहुत ही कम ही चीज़ों को डिफाइन किया गया है, लेकिन स्टेट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिनको डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. Simple. भारत सरकार और भारत की संसद, राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल। अब तुम मुझे बताओ इसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? हिंट है आपके लिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताए थे, प्लस ऑल लोकल अथॉरिटीज, बोले तो पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ये सब जो है पंचायत नगर पालिका ये हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। वो जो कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें LIC, ONGC, ये सब अथॉरिटीज़ जो हैं LIC ONGC ये भी स्टेट में ही आती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इस तरह का सवाल आए कि इनमें से कौन स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है कौन नहीं है, तो जनरली आंसर होता ये है, वो क्वेश्चन लिखेगा। अभी एक्चुअल में वो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, अब मिल जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। वो आई थिंक UPSC के किसी पेपर में पूछा गया था, तो सिविल सर्विसेज में तो CAPF में, शायद वो मिला नहीं, मैं आपको भेजूंगा वो, ठीक है। वैसे तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता है हम लोग अब उसके भी करते हैं, CDS CAPF और इन सब के भी, ठीक है। तो स्टेट का जब भी पूछे तो आपको वो देगा कि भाई ये जनरली ऑल ऑफ दीज उसका आंसर होता है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको लगे यार ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दे दिया, तो वो स्टेट में नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत सरकार, यानी कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये एग्जीक्यूटिव, और ये कौन होगा, ये काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट की गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, LIC ONGC सब आती हैं स्टेट के अंडर में। 13 में क्या है, ये लिखा हुआ है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आप इसको जरा पढ़िए, मैं आपको समराइज करता हूँ, मैं चलो पढ़ ही देता हूँ। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। ये मैंने एक्चुअल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में जो वर्डिंग्स लिखी हुई हैं वो कॉपी पेस्ट करी हैं, ठीक। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले जो भी कानून एग्जिस्ट करते थे, ब्रिटिशर्स ने जो बना के रखे थे, अगर वो मौलिक अधिकारों का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अगर उसका वॉयलेशन करता है तो वो नल एंड वॉइड, यानी कि नाली में फेंक दिया जाएगा उसको। और दूसरा क्या है, स्टेट शैल नॉट, स्टेट, अब स्टेट का मतलब पता है आपको क्या है, स्टेट का मतलब वो सिर्फ UP MP वाला नहीं होगा अभी। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ सच विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड by this part and any law made in contravention in this clause shall to the extent of the contravention be void। Again बड़ी कॉम्प्लेक्स मीनिंग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है एक्चुअल मीनिंग, वो लिखना पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को एकदम प्रॉपरली, बड़े बड़े भारी भारी शब्दों के साथ, सो दैट उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से ना लिया जाए। लेकिन मतलब क्या है, ये बोल रहा था कि संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून था मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था तो उसको नाली में फेंक देंगे। ये बोल रहा है कि अगर संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बना जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, उसको भी नाली में फेंक देंगे। यानी कि अगर कोई भी घुमा फिरा के अगर लॉ पहले एग्जिस्ट कर रहा था, अभी बाद में अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, इट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब आते हैं एक्चुअल राइट्स, पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। 12-13 समझ गए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच में है ये, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि टोटल 5 राइट्स हैं। यही क्वेश्चन ही पूछ लेता है SSC में, तो पूछ लेगा कितने राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी में, तो 5 हैं, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है, 14 में, 14 में 2 राइट्स दिए हुए, मतलब इसके अंडर मतलब 2 चीज़ें हैं 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष समान संरक्षण और कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, या फिर हम बोलें कि कानून के सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव राइट है जो ये बोलता है कि नो वन इज़ ग्रेटर अबव द लॉ, कोई कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, नेगेटिव राइट है ये काइंड ऑफ। नेगेटिव का मतलब है जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई कि कोई ये नहीं है कोई वो नहीं है, यानी कि कोई कानून से बड़ा नहीं है, तो नहीं है तो इसलिए ये एक नेगेटिव राइट है। ठीक है, और इसको हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये है कि कानून का समान संरक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फ़ोटो लगी है वो ऐसे ही आपको सिर्फ देखने के लिए मनमोहक टाइप फ़ोटो नहीं लगी है, ये आपको इसलिए फ़ोटो लगाई गई है ताकि आप ये चीज़ समझ सकें हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 लोग हैं। ठीक है, ये बंदा जो है ये ढंग से चीज़ों जो फुटबॉल जो मैच हो रहा है उसको ढंग से नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि ये काफ़ी हाइट में छोटा है। तो हमारी सरकार क्या करेगी? हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बड़ा डब्बा दे देंगे, या फिर हम इसका डब्बा लेके इसको दे देंगे। शायद आप समझ पा रहे हो, यानी कि काइंड ऑफ रिजर्वेशन। या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब ये होता है कि वो लोग जो समान स्थिति में हैं उनके लिए समान तरह से कानून लगाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि एक हैं अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ठीक है, टाटा बिरला, ये सब लोग हैं, इन लोगों का ग्रुप है। एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास, ठीक है, और एक वो ग्रुप है जो एकदम फुटपाथ पे हमारे लोग रहते हैं, ठीक है, भीख मांग के अपना खर्चा चलाते हैं। तो ये सारे लोग हैं। तो क्या हम इन तीनों ग्रुप को सेम ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये तीन ग्रुप रोड पे निकले और तीनों ने वॉलेशन कर दिया रोड लॉज का, अब तीनों पे आप सेम 1000 रुपये, मान लो कि 2000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हो, ठीक है, इनके लिए 2000 रुपये क्या है? कुछ नहीं है। हमारे लिए ठीक ठाक मात्रा है और इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा है। तो वही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि जो लोग इक्वली सिचुएटेड हैं तो उनको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं विधि के समान संरक्षण, और इसको बोल सकते हैं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक, this part states that everyone should be treated equally in the eyes of the laws. This part states that the same law will be applied to all people equally across society. ठीक है, आप समझ गए कि ये नेगेटिव राइट है। ठीक है, ये एक नेगेटिव राइट है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मतलब है कि कानून के समान कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, और नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। क्या हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए हमारे, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, गवर्नर, जो फॉरेन डिग्नेटरीज होते हैं, मतलब जो दूसरे देशों से राजदूत आते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एज सच नहीं। जैसे कि अभी हमारे भी जो इंडियन डिप्लोमेट्स जाते हैं विदेश में, तो उनके लिए भी सेम प्रोटेक्शन वहाँ पे मिली हुई, बिकॉज इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि राजदूतों के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करी जाएगी, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस में आते हैं, अपवाद में आते हैं हमारे। ठीक है, तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और हमने ये यूएसए से लिया है। आगे बढ़ते हैं। 15 ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या है? द स्टेट। अब देखो, ये तो एक जनरल हेडिंग लिखी हुई है आर्टिकल 15 की, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस मामले में? धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। अब यहाँ पे क्या है? क्लॉज है, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, ठीक है, तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज। इसमें 6 क्लॉजेज हैं। हम 6 नहीं पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि या तो एक बेसिक सा सवाल बन सकता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में किस आर्टिकल का वॉल्यूशन हुआ, तो 15 का। कई बार वो क्लॉज में भी घुस जाता है कि बताओ 2 में क्या दिया हुआ है, 3 में क्या दिया हुआ है, या फिर कुछ दे देगा, बोलेगा और 15 ऑप्शन में दे देगा, 15 क्लॉज 1 2 3 4 इस तरह से, तो पहचानने को आ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपका क्लॉज में भी ध्यान जाए। क्लॉज बाई क्लॉज आपको याद होना चाहिए। पहला क्लॉज तो वही सेम ही चीज़ बोल रहा है कि वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और मतलब इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड है, यानी कि इन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता, बाकी अगर किसी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन है वो हो सकता है।
यानी कि एक तरह से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, नोट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ सेम ग्राउंड्स पे, उसको मना नहीं किया जा सकता है कोई दुकान में घुसने से, पब्लिक रेस्टोरेंट एक्सेस करने से, होटल, जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की हैं, वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट, घुमा फिरा के एक तरह से अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन इस वाले केस में जो दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कौन कर रहा है। दुकान में मैं अपने तुम्हें घुसने नहीं दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम इस धर्म से हो या तुम इस जाति से हो, या फिर जैसे गांव में होता है नहीं कि कुआं नहीं यूज़ करने देंगे तुमको, जब हम सब लोग कुआं में होता था ऐसे कि ठीक है कि हायर कास्ट के लोग जब पानी भर के चले जाएंगे तब उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद तुम यहाँ पे दिखना तभी तुम पाए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का वॉलेशन है। तो ये कौन कर रहा है, एक तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट एक्शन के खिलाफ प्रोवाइडेड हैं, हमें इंडिविजुअल के खिलाफ भी हैं। क्योंकि अब अगर हम देखें यहाँ पे तो दुकान में घुसने से कौन, सरकार थोड़ी ना मना कर रही है, कुआं यूज़ करने से सरकार थोड़ी ना मना कर रही है, ये तो कोई इंडिविजुअल कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे सीक टू, ठीक है, दे सीक टू इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये जो है क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी टेक्निकल वर्डिंग्स होते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एक डीपीएसपी करके हम पढ़ेंगे, इसके अगला ही चैप्टर होगा, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। थर्ड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। अगर स्टेट हमारा औरतों के लिए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाता है तो कोई ये कह के इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में कि देखो ये तो इक्वालिटी का वॉलेशन है, समानता तो है ही नहीं, क्यों आप दूसरों को ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं। चौथा, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या सर इतनी लंबी लंबी लाइन याद करनी पड़ेंगी, ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे याद कर लो कि पहला है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दूसरा कोई प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे, ठीक है, आप फील ले लो उसका कि शॉप में, बाथिंग घाट, ठीक है, वेल, टैंक, रेस्टोरेंट, होटल में घुसने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सवाल इस तरह से पूछता है एसएससी में, जो पूछा था एक बार कि आप सिनेमा हॉल में गए, ठीक है, आप मूवी देख रहे हो, आपने ये देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी जो मेड है आपके घर में जो काम करती है वो आपके बगल में बैठ के देख रही है, आपका ईगो हर्ट हो गया, तो आपने बोला निकल लो यहाँ से, तो उसके किस आर्टिकल का वॉलेशन हुआ, ठीक है, तो वो किसके तहत कोर्ट जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। थर्ड क्लॉज में और फोर्थ क्लॉज में क्या है कि स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान लाए जा सकते हैं यहाँ पर विमेन चिल्ड्रन के लिए, और यहाँ पे जो हमारे एससी और एसटी जो हैं उनके लिए लाए जा सकते हैं स्पेशल प्रोविज़न, और उनको ये कह के चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये वॉलेट कर रहे हैं आर्टिकल 15 का या फिर 14 का। 16th ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। सर बहुत से टीचर से पढ़ा, मैं किसी का कुछ समझ नहीं है, फाइनली मैं हार मान ही गया, फिर आप मिले, अब मुझे लगता है हाँ तो बेटा सीताराम तुम पढ़ाई छोड़ दो, इसका मतलब टीचर में ही दिक्कत नहीं थी किसी, तुम ही जो है सीताराम करते रह गए, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। खैर आर्टिकल नंबर 16 पे आते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को ही बोलते हैं लोक नियोजन, यानी कि जब आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने जाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर की जाए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें भी क्लॉज हैं, कितने क्लॉज हैं, 4 क्लॉज हैं। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी और ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, यानी कि सिंपल घुमा फिरा के इतनी बात है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इन ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा क्लॉज बोलता है। तीसरा बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूटी
प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यानी कि तीसरा क्लॉज आर्टिकल 16 का ये बोलता है कि पार्लियामेंट जब कोई फॉर एग्जांपल वैकेंसी निकल रही है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस स्टेट या फिर यूटी का रेजिडेंस को मैंडेटरी कर सकती है कि सिर्फ इस राज्य के। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें लिमिटेशन लगा दी जाती है कि सिर्फ इसी स्टेट के, इसी राज्य के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब पे। तो वो काम देश की जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है कि हाँ, यहाँ का रेजिडेंस ज़रूरी है इस पर्टिकुलर जॉब के अप्लाई करने के लिए। तो वो थर्ड क्लॉज में है। फोर्थ में क्या है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स। आप देखते हैं कि ओबीसीज, एससीज, एसटीज इनको रिजर्वेशन मिलते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 16 का वॉयलेशन नहीं होगा कि यहाँ पर इक्वालिटी को इंश्योर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे क्या, देख ही लेते हैं। एंड दैट इज़, इसमें 3 केस निकल के आए इस पर्टिकुलर चीज़ रिजर्वेशन को लेके। केलकर कमीशन एक बनाया गया 1953 में बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखने के लिए कि हमारे कितने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, काका केलकर जी की चेयरमैनशिप में। तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बताया कि इतने हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, रेलवे नोट बैच 16 लेक्चर और वो भी लेक्चर इंक्लूड होगा। भाई पढ़ लो यार, ठीक है, जो अभी चीज़ चल रही है लास्ट में इस तरह के डाउट पूछ लेना। ठीक है, इसी वजह से मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, बीच बीच इसलिए देखना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कभी बफरिंग हो जाती है, वॉइस चली जाती है, लेकिन तुम लोग अलग ही चलता रहता है कमेंट सेक्शन में, है ना। तो केलकर कमीशन जो है ये बना और इसकी जो रिकमेंडेशन है उसको उस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। देन एक मंडल, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। और जो मंडल कमीशन है इसको हम बोलते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन को तो बीपी मंडल जी की चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया 1980 में। जनता दल की गवर्नमेंट थी और उसने जब बनाया तो इन्होंने बोला कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो इन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया था। इम्प्लीमेंट नहीं हुई इनकी जो रूलिंग्स थी। फिर बाद में सरकार आई और उसने क्या किया कि 20 पीवी नरसिम्हा राव जी की 27% तो दिया ही दिया, प्लस 10% और यहाँ पे ईडब्ल्यू मतलब ये जो हमारे इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दे दिया, यानी 37% रिजर्वेशन हो गया। इंदिरा साहनी एक एडवोकेट थी, उन्होंने डाली सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल क्या होती है? पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान रखना, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये चीज़ हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन जाता है कभी कभी। तो पीआईएल इन्होंने डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये बताओ कि कितना रिजर्वेशन कोई दे सकता है, कोई कैपिंग है कि नहीं, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लिमिट रखी कि 50% से एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन could not exceed 50%। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओबीसीज में, बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए इस बेसिस पे। किस बेसिस पे? इकोनॉमिक बेसिस पे, कि वो कितना कमाते हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, और इस क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक, 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। तो ये आफ्टर मैथ है इसका, आर्टिकल नंबर 16 का। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है कोई एक्सेप्शन नहीं है 16(1) का, क्योंकि हम ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं SC/ST को, ये इस पर्टिकुलर फिलॉसफी पे दे रहे हैं कि वो पहले से बैकवर्ड हैं, तो हम एक्चुअल में वो समानता मेंटेन करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं वो। 17th घुमा फिरा के ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत नहीं की जा सकती। अब खुद ही सोचिए, ये राइट किसके अगेंस्ट होगा? गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोवाइडेड होगा, यानी स्टेट के अगेंस्ट, या फिर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट? ऑब्वियस ही बात है, द स्टेट एंड एनी प्राइवेट इंडिविजुअल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। ठीक है, वो दोनों तो है, लेकिन स्टेट थोड़ी ना अनटचेबिलिटी करेगा। मेनली तो कौन करता है? कर सकता है स्टेट भी कर सकता है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए और मान लो LIC की ONGC से ऐसा कुछ, और आपसे बोला गया कि नीचे बैठो,
हाँ, पेपर ऐसे ही आपको दे दिया गया फेंक के कि आपको छुएंगे नहीं, तो वो स्टेट एक तरह से अनटचेबिलिटी कर रहा है। लेकिन मेनली जो है ये हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस होती थी ज़्यादा, तो अभी भी कहीं कहीं होती है, ठीक है, प्राइवेट, लेकिन अभी तो काफ़ी कम हो चुकी है, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा करते हैं। तो घुमा फिरा के छुआछूत या फिर अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है ये। 18 किसकी बात करता है? 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कोई टाइटल कन्फर नहीं कर सकता। जैसे एंजल प्रिया है, तो ये प्रिया जी ने खुद टाइटल ले रखा है, मतलब प्रिया जी तो नहीं है, कोई पप्पू जी होते हैं ये, ठीक है, और वही एंजल प्रिया की आईडी बना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, पता नहीं किस लिए भेजते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने खुद से ले लिया है, स्टेट ने नहीं दिया, इनको कन्फर किया है कि एंजल प्रिया, ठीक है, तो स्टेट नहीं दे सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अपना, मतलब ये यो हनी सिंह, रैपर महाराजा ठीक है, तो इस तरह के जो टाइटल हैं वो स्टेट ने नहीं कन्फर किया, उन्होंने खुद ने रख रखे हैं। ये क्या है? नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी कि क्या ये टाइटल दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, ये एकेडमिक हो गए। मिलिट्री में जो कर्नल वगैरह होते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल भारत रत्न, ठीक है, ये तो वो चलो एक काइंड ऑफ भारत रत्न अवार्ड दे दिया हमने, ठीक है, पद्म भूषण, पद्मश्री, या फिर डॉक्टर इंजीनियर टाइटल हो गई ये एक तरह से। तो ये उनकी एक्सीलेंसी को बढ़ावा देने के लिए ये टाइटल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को डॉक्टर का टाइटल मिला है, इंजीनियर का टाइटल मिला है, तो उसने उसके लिए काम किया, अर्न किया है, हेरिडेटरी नहीं है वो, ठीक है, वंशानुगत नहीं है वो। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल, यानी कोई फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई अगर फॉरेनर भी है, वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, यानी भारत में है वो और कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो किसी कहीं विदेश से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि आप कहीं विदेश से भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिना प्रेसिडेंट के, ठीक है, उसके परमिशन के। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 18 है कि टाइटल्स आप घुमा फिरा के नहीं स्टेट दे सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले होता था महाराजा का टाइटल दे दिया, खान बहादुर का टाइटल मिल गया, नवाब का टाइटल मिल गया, तो ये सारे टाइटल्स जो हैं प्रोहिबिटेड हैं, अभी कोई टाइटल स्टेट नहीं दे सकता है किसी को। अब आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी, ख़त्म होते हैं राइट टू फ्रीडम। किसी का यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22, यानी कितने राइट्स हो गए? 4 राइट्स दिए हुए हैं राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। और ये कुछ लोग जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, ठीक है, जो लोगो लगा के, और है ना, समझ ही होंगे अभी कौन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कृपया वो मत करें। वॉइस लो रहती है, अब इतना जोर कभी मैं सुनाता हूँ, लोगो लगा के, और है ना, समझ ही हो, तो इतना वॉइस तेज तो है। चलो, तो आदित्य जी वो प्रेसिडेंट की परमिशन से लेते हैं, वो पीएम जी, है ना। चलो ठीक है, अभी आते हैं राइट टू फ्रीडम, उसमें आर्टिकल नंबर 19, और उसमें भी क्लॉज 1, और इसमें 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इट टॉक्स अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। भूल जाइए इसको, इसमें आपको ध्यान रखने हैं कि टोटल आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में 6 राइट्स हैं। 6 राइट्स हैं, कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, सब क्लॉज जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, कोई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के आप कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कहीं पे भी आप अपना संघ या फिर सहकारी समितियां बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत में कहीं पे भी निवास ले सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी धंधा कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर ई के बाद सीधे जी था, एफ नहीं है। एफ क्यों नहीं है जरा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
ये आपको वैसे याद होने चाहिए, सीधा क्लॉज बाय क्लॉज आपसे पूछेगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है, तो उसके लिए हमारी ट्रिक होती है जो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज सामरो। ठीक है, जैसे हमारा एक बुम ब्रो करके गाना आया था ना, तो वैसे सामरो करके याद कर लो आप। ठीक है, ऐसे से क्या हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से क्या हो जाएगा असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से क्या हो जाएगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एम से क्या हो जाएगा मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर से क्या हो जाएगा रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ओ से क्या हो जाएगा ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, ओ से हो जाएगा ऑक्यूपेशन। तो ये सामरो जो है आपको सारे जो है ऑर्डर में याद करवा देगा। एंड यू शुड नो कि एफ में जो है राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको कि हमने हटा दिया है बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, दूसरी चीज़ कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले और एक चीज़, हाँ, ये जो राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी है पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, इसको हमने अमेंडमेंट से जोड़ा है। जैसे एफ वाला पहले था, अमेंडमेंट से हटाया, वैसे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंदर ये पहले नहीं था, इसको जोड़ा है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको यहाँ पर जोड़ा गया है 2011 में जो हुआ था। ठीक, अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो दूसरा क्लॉज था। वो दूसरा क्लॉज क्या था? वो दूसरा क्लॉज है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? उचित प्रतिबंध। यानी कि इस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रतिबंध लगे हुए हैं, और क्यों लगे हुए हैं, कौन से लगे हुए हैं? तो ये कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे फिर, यानी कि आप किसी की छवि को ठेस पहुंचाएंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, कुछ ऐसा डाल देंगे इंटरनेट पे जो किसी की जो छवि है उसको ठेस पहुंचे, उसकी जो इमेज है वो आप रूइन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफेमेशन। ठीक है, तो आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जैसे नहीं मोदी जी ने डिफेमेशन लगा दिया था, मतलब जब राहुल गांधी जी ने बोला था कि सारे मोदी चोर होते हैं, इस तरह से जब उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ये सब इन मोदियों को, मतलब ये जो मोदी सरनेम के ये लोग हैं, तो इनका नाम बोल कर बोला कि सारे मोदी चोर हैं, तो उस चीज़ पे जो है डिफेमेशन केस उनके अगेंस्ट लगाया गया। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? इसमें है जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को आप अगर ख़राब कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो आपको ये फ्रीडम नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमारे यूट्यूबर हैं, है ना, जो उन्होंने अभी रिसेंट में आई थिंक कुछ डाइवोर्स का ऐसा पब्लिसिटी स्टंट खेला था, गौरव तनेजा ना, अब पता नहीं खेला था नहीं खेला, जो भी हो। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला ऐसा किया उन्होंने, तो खैर, तो जो गौरव तनेजा करके हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे ही मीटअप रखा मेट्रो में। ठीक है, और जब मेट्रो में ऐसा मीटअप रखा, अब देखो पब्लिसिटी स्टंट होने के काफ़ी क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा ये होता है जैसे कि अगर उन्होंने ना किया होता तो मैं यहाँ पे डिस्कस ना करता। अब जैसे मैंने डिस्कस किया, जिन लोगों को नहीं पता होगा तुरंत जाके सर्च करेंगे, हो गया पब्लिसिटी स्टंट, मिल गया फ़ायदा पब्लिसिटी स्टंट का, है कि नहीं। तो उन्होंने मेट्रो में से मीटअप रखा, और उसकी वजह से हुआ क्या कि आम जनता को उसकी वजह से बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इतने लोग इकट्ठा हो गए कि वहाँ का पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो गया, तो तुरंत उनको ले जाया गया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म्स तो था, पीसफुली था, लेकिन आपने पब्लिक ऑर्डर को ख़राब किया। आप कोई संगठन बना सकते हैं, और इसमें राइट टू नॉट ज्वाइन एनी एसोसिएशन भी है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है। ठीक है, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई ज्वाइन कर सकते हैं, एंड राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन भी है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो वो भी है। टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी, आप कहीं भी जा सकते हैं भारत में, लेकिन इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध है? डिसेंसी और मोरालिटी हो गया, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कहीं पे मान लो अंडमान निकोबार में हमारे कुछ ऐसे आइलैंड है जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, और वहाँ पर आपको अलाउड नहीं है जाना। कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह हो गई जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पर आपको अलाउड नहीं है जाना। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का उनका खुद का कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर वगैरह है, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो बाकी नॉर्मल जनता से मिलें, तो इसलिए वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। प्लस मान लो कि JNK, मान लो POK वाला एरिया है, ठीक है, थोड़ा डिस्प्यूटेड टाइप है ये वो, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन इंडिया की टेरिटरी बोल के आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो हक है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है वहाँ पे, मेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको मना किया जा सकता है। या फिर आप जा सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को लिमिटेशन होती है।
ठीक है, मूव करने में भी, और रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी में, कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं। दैट डजंट मीन कि कहीं भी नहीं, हमें तो पीओके में घर लेना, हम तो वहीं वहीं रहेंगे, या फिर हमें तो अंडमान निकोबार में जहाँ जरावा ट्राइब रह रही है वहीं पे रहेंगे हम शॉम्पेन ट्राइब के बीच में रहेंगे। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर जगह नहीं, कुछ प्रतिबंध हैं। आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कुछ आप ऐसा करेंगे जो एकदम ही क्या हो, डिफेमेशन तो हमने देख लिया, स्पीच एंड वो वाला। सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचा है कि आप स्मगलिंग में लगे हुए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, और जब आप पकड़े जाएं तो बोले कि ये तो फंडामेंटल राइट है। माँ ने बोला था धंधा तो धंधा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहीं कंटाप मारा जाएगा तुमको। ठीक है, कि कोई भी धंधा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सिक्योरिटी और जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी उसको खतरा ना पहुंचाए, और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को ना, ऐसा नहीं कि भाई तुम वो जो अजीब अजीब तरह के धंधे होते हैं आजकल, ठीक है, तो वो पब्लिक प्लेस में तुम खोल रखे हो, है ना, वो कोने में जाके खोलो कहीं पे, यहाँ पे ऐसे पब्लिकली नहीं। तो ये आर्टिकल नंबर 19 है। अब आर्टिकल 19 में कुछ हिडन राइट्स हैं, जैसे राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट है आपके पास, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, आपको कोई भी क्या बोलेंगे यार, एकदम से दिमाग से जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप जो है क्या बोलेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो ये एक्चुअल में एक केस है, ध्यान रखना, एंड दैट वाज राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। ठीक है, कई बार ये केसेस भी पूछ लेता है, एसएससी में नहीं तो जो हायर लेवल के एग्जाम है वहाँ पे तो पूछ ही लेता है ये। तो राज नारायण वर्सेस आपका जो स्टेट ऑफ यूपी था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जानने का अधिकार, ये सूचना का अधिकार। सर आई नेवर मिस योर, अच्छा, ठीक है, सूचना का अधिकार है। और राइट टू इंटरनेट भी एक हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। कई लोगों को कई बार ये डाउट होता है कि सर 19 में है कि 21 में है इंटरनेट। तो सुप्रीम कोर्ट जब इन चीज़ों को कोर्ट करता है कि भाई इंटरनेट का राइट है, फिर जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो कहीं कहीं आर्टिकल 21 में भी तुमको मिल जाएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को कोर्ट करता है तो वो बोल देता है कि ये चीज़ 19 का भी वॉयलेशन है, 21 का भी वॉयलेशन है, हो सकता है 14 का भी वॉयलेशन बोल दे। तो इसलिए वो कभी कभी कुछ कुछ राइट्स आपको मल्टीपल जगहों में देखने को मिल सकते हैं। अभी आते हैं तो समझ गया, 19(1) में राइट है सामरो और 2 में रिस्ट्रिक्शंस हैं। सोमनाथ लहरी जब ने देखा तो वो बोले, I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of a police constable. You will find that very minimum rights have been conceded and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by a proviso that which takes away the rights almost completely. और वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि 19(1) में अपने राइट दे दिए और फिर उनको लिमिट भी कर दिया, तो बहुत ही कम राइट। सोमनाथ लहरी जी के रिगार्डिंग कुछ और भी मैंने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे। कोई बता सकता है क्या मैंने बताया था उनका स्टेटमेंट, जो कि सीडीएस के पेपर में पूछा था, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आर्टिकल 20, अगला राइट अंडर राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये वो राइट है जब अगर हमने कोई ऑफेंस कर दिया है, कोई ऑफेंस कर दिया है, कोई हमने ऐसी करतूत कर दी, कोई अपराध कर दिया है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 3 राइट इसमें मिले हुए हैं। इसका क्लॉज 1 बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा बोलता है नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इनके मतलब क्या होते हैं? तो इनके मतलब ये होते हैं, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि जब आपने क्राइम कोई किया है, ऑफेंस कमिट किया है, उस समय जिस समय आपने उस क्राइम को कमिट किया है, उस समय उस क्राइम के लिए जो सज़ा थी वही सज़ा आपको दी जाएगी, ना तो पहले वाली ना तो बाद वाली। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्राइम आज मान लेते हैं कानून बनता है, ठीक है, मान लेते हैं आज कोई कानून बनता है कि जिसने जो है जिसने अपने फ़ोन में VPN डाउनलोड करके रखा है उसको जो है रात में जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये राइट पहले तो एग्जिस्ट करता नहीं था जब आपने VPN डाउनलोड किया था। अब आपको अगर मान लो कि जेल में डाल दिया जाए कि आप मान लो लॉ आज बना है
और आपने वीपीएन डाउनलोड किया था आज से 1 साल पहले, तो वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफेंस अब हुआ है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कि जिस समय जो कानून कहता है उस समय उस ऑफेंस के लिए वही सज़ा मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी, यानी कि इसका मतलब होता है एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। अगर जेल जाने की चुल मच रही है तो दोबारा फिर से करो। समझ गए? यानी कि एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। तुमने मान लो कि चोरी करी कोई, ठीक है, मान लो कि तुमने कहीं से कोई चोरी कर ली, और मान लो कि तुमने किसी का आईफोन देखा, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने चोरी कर ली, तो तुम्हें मान लो कि जेल हो गई। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि फिर से पुलिस आएगी कि फिर से आ जाओ तुम जेल में। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा, फिर से जेल जाना है, फिर से आईफोन चोरी करो। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है मतलब, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम्हारी महिला मित्र है मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दोनों लोगों को क्या हुआ कि चलो ये मतलब गाना देख लिया नेहा कक्कड़ वाला कि ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी, ये वो फलाना ढिमका, भाग निकले दोनों लोग, ठीक है। और जब भाग निकले तो मैडम, ये जो महिला मित्र थी आपकी, तो इनके जो है घर वाले मिल गए स्कॉर्पियो में, ठीक है, स्कॉर्पियो में रोक लिया आपको। आप यहाँ पे जा रहे थे ओला ऑटो किए हुए ही, ठीक है, ओला ऑटो है, आपको रोक लिया गया। स्कॉर्पियो से निकले, ठीक है, कुछ लोग, मैडम को तो डाला स्कॉर्पियो में कि चलिए घर चलिए, और आपकी जो है सुताई करी पहले तो वहीं वहीं पे, ठीक है, पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। और फिर पुलिस से जो है क्या करा, पुलिस स्टेशन के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था, उसके बाहर जो है आपको बंधवाया गया और कायदे से सुताई करवाई गई आपकी, और वो भी बेल्ट से। अब बोला गया कि बेटा कल जो है जब तुम्हें पेशी होगी तुम्हें ये बोलना कि हाँ हम ही जो है जबरन इनको भगा के ले गए थे। तो कोर्ट बोलेगी, कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को कोर्ट करते हुए कि किसी को किसी के खिलाफ गवाह, या मतलब उसको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, यानी कि आपको आपके खिलाफ ही गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता है। वो पुलिस से बोलेगी आप इस चीज़ को प्रूव करिए कि ये बंदा गिल्टी है, और ज़बरदस्ती जो इसको उसकी बिना मर्जी के भगा के ले गया था। तो ये होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी समझ में आ गया? अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपसे अगर बोला जाएगा कि ज़रा अपने अंगूठे के निशान दो, इसमें अपने अंगूठे के स्पेसिमेन दो, देखना है क्योंकि उसका एक स्पेसिमेन जो है तुम्हारे हाथ में इंक लगी हुई थी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो देने से मना नहीं कर सकते हैं कि भाई ये तो हमको हमारे खिलाफ गवाह बनाया जा रहा, नहीं। आपको अगर स्पेसिमेन आपको बोला जा रहा है कि आप अंगूठे का निशान दो तो वो देना पड़ेगा। ब्लड स्पेसिमेन अगर आपसे मांगा जाएगा तो वो आपको देना पड़ेगा, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर इतनी चीज़? 21, ठीक है, इट इज़ दी, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इट इज़ दी फॉरमोस्ट, ठीक है, इट इज़ दी फॉरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज़ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, डायरेक्टली लाइन पूछता है, दैट इज इट इज़ द फॉरमोस्ट राइट, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो राइट का मतलब ही क्या हुआ? किसी भी फंडामेंटल राइट का मतलब ही क्या हुआ जब तक लाइफ ही नहीं रहेगी? तो नो सिटीजन कैन बी डिनाइड फॉर हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, यानी कि किसी का भी एक तरह से लाइफ को नहीं लिया जा सकता है, फिर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है इसमें। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि कुछ केस हुए हमारे इसमें, AK गोपालन केस और मेनका गांधी केस। AK गोपालन जी को क्या किया गया, इनको धर लिया है सरकार ने, बहुत पहले की बात है, इनको आई थिंक तमिलनाडु की सरकार ने इनको धर लिया, ठीक है। तो ये कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि मेरे आर्टिकल नंबर 21 का वॉलेशन है, ये मेरा आर्टिकल नंबर 21 का वॉलेशन है ना, मुझे धर कैसे लिया मुझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, AK गोपालन केस में, कि देखिए सर आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, यानी कि आपकी लाइफ को लिमिट किया जा सकता है, इस राइट को, ये क्या है, एक्सेप्शन है इसमें, बाई प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, यानी कि आपकी लाइफ को लिया जा सकता है इस राइट को अगर
कोई एक ऐसा कानून है जिसने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है जिससे वो बनना चाहिए। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ। ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेप्ट अपवाद है इसमें, एंड दैट इज प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द लॉ। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस राइट को लिमिट कर सकती है एक ऐसा कानून बना के जिसमें वो पूरे उस प्रोसीजर को फॉलो करे जिससे कि कोई कानून बनता है। कैसे बनता है? उसको लोकसभा से पास करवाना पड़ता है, देन राज्यसभा से, और देन उसको राष्ट्रपति की सहमति दिलवानी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, उसके तहत आपको डिटेन किया गया है, भले आपने क्राइम नहीं किया गया फिर भी। तो इसलिए क्योंकि वो उसमें प्रोसीजर फॉलो हुआ है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते आपकी सहायता। ठीक है। लेकिन मेनका गांधी जब केस हुआ, मेनका गांधी के साथ क्या हुआ, इनको पासपोर्ट इनका हड़प लिया गया, सरकार ने हड़प लिया, कुछ मतलब पॉलिटिकल एंगल था इसके पीछे। तो उन्होंने पासपोर्ट एक्ट का हवाला देते हुए इनका पासपोर्ट छीन लिया, जब्त कर लिया और बोल दिया तुम फॉरेन नहीं जा सकती हो, विदेश अभी भारत छोड़ के नहीं जा सकती हो यहाँ से। गई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो चेक करेंगे ही चेक करेंगे, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको रखा भी नहीं था कहीं पे जानबूझ के, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो यूएस में चलता है उसको यहाँ पर इसने संज्ञान में लिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ड्यू टू नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, इसका मतलब होता है कि हम ये देखेंगे कि क्या कानून जस्ट भी है, रीजनेबल भी है। जैसे अगर कोई कानून बन जाए कि वाइट शर्ट पहनने वालों को गड्ढे में डाल दिया जाएगा, एक गड्ढा बनाया जाएगा, हर एक लोकेलिटी में गड्ढे में डाल दिया जाएगा और गड्ढे को बंद कर देंगे, कोई तुक है इस बात का? मतलब कोई जस्ट है कोई? लेकिन अगर लोकसभा से भी पास हो जाए, राज्यसभा से पास, प्रेसिडेंट ने असेंट बना दिया, तो क्या मतलब किसी भी वाइट शर्ट को डाल दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला नहीं, हम ये भी चेक करेंगे कि उसकी फेयरनेस और उसकी रीजनेबिलिटी को भी, कि भाई वो जस्ट और रीजनेबल है भी कि नहीं है। इस केस में, मेनका गांधी वाले केस में, उसने बोला कि आपका ये जस्ट नहीं है, हम पासपोर्ट एक्ट को इसको खारिज करते हैं। और उसने बोला कि विदेश जाना, दैट मीन्स राइट टू मूव अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू मूव अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कहीं भी जा घूमते रहो, वो आर्टिकल 19 में है। भारत के बाहर जाना और बाहर से अंदर आना है, वो 21 में है। और जब ये आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो आर्टिकल नंबर 21 का जो जुरिस्डिक्शन था, क्षेत्राधिकार, तो बहुत बढ़ गया, बहुत वाइड इसका स्कोप है, इतने राइट है ना इसमें कि कुछ पूछो नहीं। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सारे राइट्स अच्छे से याद हैं, 14 से लेकर 35 तक, या फिर 14 से लेकर 32 तक अगर हम बोले तो, और फिर अगर आपको कोई ऐसा राइट मिल जाए जो आपको यार लगे कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, तो गो विद आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें आपका राइट टू प्राइवेसी भी है। अब राइट टू प्राइवेसी, ये जो पर्टिकुलर है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है ये, ठीक है, ये आपका जो AK गोपालन केस हुआ था उसमें निकल के आया था ये, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। और ये अभी UPSC का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था इस चीज़ को, राइट टू प्राइवेसी को। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में क्या क्या है? राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। हेल्थ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, राइट टू स्पीडी, जो वो चलता है ना, क्या मतलब कोई केस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं जब वो चलता है? अरे जब कोई केस, मतलब जल्दी से केस को कोई सॉल्व करना है। और राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है, और राइट टू प्रॉपर स्लीप हो गया, हेल्थ हो गया, मतलब आप जितना इसमें सोच सकते हैं ना, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 21 में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस राइट का जो है अपने घर पे इस्तेमाल मत करने लग जाना कि राइट टू स्लीप है, मम्मी उठा रही हैं, अरे मम्मी राइट टू स्लीप है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो मम्मी के सामने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी नहीं चलेंगी, वहीं चप्पल से बजाए जाओगे कोर्ट के सामने। तो ये सारी हरकतें मत करना, ठीक है। मम्मी के सामने गिव अप कर लेना कि भाई, और मान लेना कि योर फंडामेंटल राइट आर लिमिटलेस, और यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का आर्टिकल, मतलब राइट आपसे पूछ ले जो आपको समझ में ना कि कहाँ पर है, तो आर्टिकल 21 में होगा। राइट टू शेल्टर, मेडिकल केयर, राइट टू फूड, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी।
और आते हैं आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए में। अब क्योंकि अब देखें तो 21 के बाद 22 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्लॉज ए है, यानी कि इसको अलग से ऐड किया गया होगा, तभी तो ऐसा क्लॉज लगाना पड़ा यहाँ पे। और ये है राइट टू एजुकेशन, है ना। जैसे कि आप कपड़ा सिलवाओ और ऊपर से अगर मान लो कि कोई कुछ ऊपर से अलग से अगर कुछ कपड़ा लगाओगे तो अलग से साफ दिख जाएगा, वैसे ही ये क्लॉज जो है मैं अलग से बता देता है कि इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो ये है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। लेकिन कैसा एजुकेशन, ध्यान रखना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। ऐसा नहीं कि आपको हायर एजुकेशन का भी फंडामेंटल राइट है। इसको हमने 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उससे ऐड किया था। इट गारंटीज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, ये एज के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और इसके लिए एक राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया था, इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब, 2009 में, 2009 में। आगे बढ़ते हैं 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अरेस्ट और डिटेंशन के केस में, अब ये डिटेंशन यानी आपको धर लिया गया है, दो केस में धरा जा सकता है, दो तरह से। एक को बोलते हैं प्यूनिटिव और एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में क्या डिफरेंस होता है? तो प्यूनिटिव का मतलब होता है आपने क्राइम कमिट कर दिया है, प्रिवेंटिव का मतलब है कि आपने क्राइम कमिट किया नहीं है, क्राइम करने से पहले ही आपको धर लिया गया है। इसलिए जैसे AK गोपालन जी को धरा गया था कि आप क्राइम कर सकते हैं, उस संशय में ही आपको धर लिया गया है। तो आपके पास क्या अधिकार है अगर आपको धर लिया गया है? तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको बताया जाएगा कि क्यों धरा गया है। राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक वकील मिलेगा। आपको पता है जैसे मुंबई हमलों का जो दोषी था, है ना, तो उस तक को हमने एक वकील दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है कि चाहे भले कितना ही बड़ा कोई क्रिमिनल चार्जेस किसी के अगेंस्ट क्यों ना लगे हों, उसको भी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। लीगल प्रैक्टिशनर उसको एक रिप्रेजेंट करेगा, चाहे भले कितना बड़ा ही कोई क्रिमिनल जघन्य अपराध क्यों ना किया हो किसी ने। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस से नहीं है वो कि उसके सामने आपको पेश किया जाएगा, और अगर उसने नहीं आपके फर्दर डिटेंशन को बोला तो आपको रिलीज़ किया जाएगा तुरंत। ये प्यूनिटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव में क्या है? तो प्रिवेंटिव में भी पहला वाला सेम है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा, और एक चीज़ जो अलग है, इससे अलग है, वो ये है, एंड दैट इज़ कि आपका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। आपका डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बैठे जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस होंगे और वो बोले कि नहीं यार इसको 3 महीने से ज़्यादा धरने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव है ये, यानी कि आपने क्राइम किया नहीं है, सिर्फ संशय में धरा गया है, तो 3 महीने से ज़्यादा आपको धरा नहीं जा सकता है। धरा जा सकता है तो तभी अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड जिसमें कि हाई कोर्ट के मेंबर होते हैं वो बैठते हैं और वो बोलते हैं तब। ठीक, किसी को यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लो, नहीं हम आगे बढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक डाउट तो आप लोगों का बिना देखे मुझे पता है, या तो आप लोगों ने लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ क्या डाउट आया होगा। वो डाउट होगा कि आर्टिकल नंबर, तानिया पॉलिटी में फ्लोरा फौना पूछ रही है, एवरेज ही कोई एक डाउट वो होगा, एंड दैट इज़ कि 20 और 22 में क्या अंतर है। 20 में भी ऐसा कुछ क्रिमिनल को देख रहे थे, राइट, मतलब फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है। यहाँ पे भी क्रिमिनल टाइप दिख रहा है, कोई फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है, तो दोनों को एक ही आर्टिकल में क्यों नहीं रख दिया? तो 20 और 22 में ये अंतर है कि भाई 20 में उसने क्राइम कर दिया है, मतलब एक तो पहली बात तो क्राइम कर दिया है, और यहाँ पे एक 22 में क्या केस है कि वो क्राइम करने वाला। प्यूनिटिव वाले में तो इसमें भी कर ही दिया है अगर हम देखें तो, ठीक है, और प्रिवेंटिव वाले में कर सकता है, मतलब वो है, तो इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। 20 में क्या था कि किसी को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, किसी के खिलाफ उसके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, और क्या था कि उसको उसी कानून के हिसाब से मिलेगी। वहाँ पे एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड मतलब उसने क्राइम कर दिया है। यहाँ पे अभी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ धरा गया है, प्रूव नहीं हुआ है क्राइम। वहाँ पे क्या, वहाँ पे क्राइम हो चुका है, क्राइम प्रूव हो चुका है, ठीक है। 23 और 24 इनको कलेक्टिवली बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
ठीक है। एक एक गोपालन समझ नहीं आया। तो एक एक गोपालन जी को धर लिया गया था, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले टाइप केस में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे आर्टिकल 21 का वॉलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वॉलेशन नहीं है क्योंकि इसको लेके एक एक्ट पहले से ही कानून बना हुआ है और 21 में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है अगर अगर विधि मतलब अगर लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया और उसके तहत कोई लॉ बना है तो। लेकिन मेनका गांधी वाले में केस में बोला कि नहीं, आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे कि यह कानून फेयर और जस्ट भी है कि नहीं, कोई लॉजिक है उसमें कि नहीं। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार दो है, 23, 24। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जिसको कि हम बेगार भी बोलते हैं, फोर्स लेबर को, ठीक है, बेगार लिखा हुआ है। बेगार का मतलब होता है आपने किसी से काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, बंधुआ मजदूरी टाइप, यानी कि स्लेव वगैरह नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि है ना, जो है तो हाई कास्ट के हैं या फिर जो अमीर लोग हैं वो नीचे वालों को क्या करते थे, स्लेव बना के रखते थे कि तुम्हें हमारे घर का काम करना पड़ेगा, शादी का टाइम चल रहा है तो तुम्हें शादी में आके लोगों को खाना देना होगा, जब शादी हो जाएगी तो साफ़ सफाई तुम्हें को करनी पड़ेगी। तो ये सारा काम होता है जिसको कि हम बेगार बोलते, आप काम करवा रहे हो लेकिन पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है। आज भी वैसे तो होता है, जैसे हमारे गाँव में क्या है, एक लोग हैं बड़े तेज़ हैं, वो क्या करते हैं, उनकी काफ़ी खेती है तो वो क्या करते हैं, थोड़े जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं उनको पकड़ के रखते हैं, ठीक है, पूरे दिन काम करवाते हैं, शाम को समझ रहे हो दे देते हैं, ख़त्म, ठीक है। कहाँ सोने वोने की जगह भी नहीं देनी है, अपना कहीं पड़े रहेंगे, सुबह फिर आके घूम के वहीं आ जाएंगे। ठीक है, काइंड ऑफ बेगारी है, लेकिन खैर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि बाइंग और जो सेलिंग होता है पीपल का इलीगल तरह, वो भी इलीगल होता है और वो भी 23 के तहत कवर्ड है। 24 में क्या है, ये बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है बच्चों से, वो बात करता है 24। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट हजार्डस प्लेसेस, दिस आर्टिकल एम्स एट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रिवेंटिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल ध्यान से समझना इसको, दैट इज़ कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती कहाँ पे, जो हजार्डस वर्क्स, हजार्डस प्लेसेस हैं जहाँ पर कोई ना कोई डेंजर इन्वॉल्व है, जैसे कि माइन हो गई, है ना। माइन शाफ्ट में क्या किया जाता है, माइन इतनी पतली पतली होती हैं, गहरी गहरी होती हैं कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोयले कि कोई माइन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो माइन में क्या होती हैं कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। कब डिफरेंट तरह की माइनिंग होती हैं, तो रैट होल एक तरह की माइनिंग होती है, तो उसमें बच्चों को घुसेड़ा जाता है, उनसे माइनिंग करवाई जाती है क्योंकि बड़े उसमें घुस नहीं सकते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, और वो ऐसे एक्टिविटीज़ में जहाँ पे डेंजर इन्वॉल्व है बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। क्या सेफ़ वाले प्लेसेस में करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है। जैसे परचून की दुकान में आपने देखा होगा कि बच्चे काम कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो हजार्डस नहीं है, लेकिन वो काम भी नॉन स्कूल आवर्स में ही सिर्फ करवाया जा सकता है, स्कूल आवर्स में वो भी नहीं करवाया जा सकता है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस राइट को मैंने क्या बोला था, इसको बोला गया है हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से सेकुलरिज्म की बात करता है, सेकुलरिज्म की भावना को जो है प्रमोट करता है, तो इसके लिए इसको हम हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो 25 से लेकर 28 के बीच में है ये, ठीक है। कितने राइट हुए जरा बताएंगे। 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कंसियंस का मतलब है कि आप अपने भगवान के साथ किस तरह के रिलेशन रखना चाहते हैं आंतरिक तौर से, वो आपकी मर्ज़ी है। आप किस तरह से प्रोफेस कर रहे हैं अपने धर्म को, किस तरह से आप अपने रिलीजियस बिलीफ और फेथ को दूसरों को बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगरबत्ती जला के आप रिलीजियस वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो है राइट टू प्रैक्टिस। अगेन कुछ भी कर सकते हैं, दैट डजेंट मीन कि आपके राइट लिमिटलेस हैं। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि आप वही ना कि रात के 12 बजे जो है माता के जगराते कर रहे हैं, ठीक है, सुबह 4 बजे से अजान पढ़ रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को, किसी के बाकी की किसी, क्योंकि राइट टू स्लीप भी तो एक राइट है, आर्टिकल 21। तो अगर आप रात में या फिर सुबह ये सब करोगे एक्टिविटी लाउड स्पीकर लगा के, तो मेरा राइट टू स्लीप हर्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो रहते ही हैं। और राइट टू प्रोपगेट, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन यानी कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो प्रोहिबिटेड है,
ठीक है। तो यानी कि एक इंडिविजुअल को यहाँ पे राइट मिला हुआ है 25 में, वहीं 26 में एक रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस डिनोमिनेशन को यहाँ पे राइट मिले हुए हैं। क्या राइट मिले हुए हैं कि आप अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस जो है उनको मैनेज कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो, आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन और एक्वायर कर सकते हो। मूवेबल मतलब गाड़ी वगैरह कोई हो गई, इमूवेबल का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह हो गई जो मूव कर सकती है, जो मूव नहीं कर सकती है, और आप उस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। तो 26 में जो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो ग्रुप है उनको राइट मिला हुआ है। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, ये क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4। तो क्लॉज के हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा इसमें, ठीक है। पहला तो क्या है कि स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, दूसरा अफेयर्स है, तीसरा प्रॉपर्टी, और चौथा उस प्रॉपर्टी को आप लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। काइंड ऑफ आर्टिकल 26 हमें कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 भी है, 26 भी है। 25 क्या है, ये एक इंडिविजुअल को मिला हुआ है, ये ग्रुप को मिला हुआ है। 27 में है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। तो 27 में टैक्स वर्ड को, ये कीवर्ड को ध्यान रखना है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता, या फिर टैक्स के पैसे को किसी एक धर्म के प्रचार में यूज़ नहीं किया जा सकता है, सारे धर्म को प्रचार में यूज़ किया जा सकता है। और इसमें आर्टिकल जो 27 है ये टैक्स लेवी करने से मना करता है, फीस लगाई जा सकती है। जैसे कि आप किसी धार्मिक उसमें गए, स्थल में गए, मान लो टेम्पल वगैरह में, तो वहाँ पे कुछ नॉमिनल फ़ीस ली जा सकती है जूता चप्पल रखने के लिए और इस तरह से। तो टैक्स तो प्रोहिबिटेड है, बस फीस प्रोहिबिटेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो 27 में टैक्स ध्यान रखना। 28 में क्या है, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में जहाँ पे सरकार का पैसा आ रहा हो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। सिंपल। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट फंड से, वो स्टेट का फंड आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है कि टोपी पहन के आना है, तिलक लगा के आना है, कुछ भी, ठीक। दैट मीन्स कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी रिलीजियस एंडोवमेंट या ट्रस्ट से बना है, किसी रिलीजियस एंडोवमेंट या ट्रस्ट से बना है, जैसे हिंदू ट्रस्ट बोर्ड है, अब उस बोर्ड को पैसा हिंदू लोग देते हैं कि भाई ये पैसा लो, हिंदू धर्म का प्रचार करो। अब वो उसके पैसे के तहत एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जब बनाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई तिलक लगा के आना है, सुबह हम प्रार्थना में जो है तुम वो इतनी शक्ति हमें दो ना दाता, यही गाएंगे। तो गाना पड़ेगा, तिलक लगा के आना पड़ेगा अगर आपको उसमें पढ़ना है, क्योंकि वो हिंदू एंडोवमेंट ट्रस्ट के तहत मेंटेन्ड है, सरकार का पैसा नहीं आ रहा वहाँ पे। क्योंकि भाई हिंदू लोगों ने पैसा इसीलिए दिया ना कि प्रचार उनके धर्म का, तो वहाँ पे दिए जा सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर किसी एंडोवमेंट और ट्रस्ट के तहत बना है तो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब और डीप में मैं ज़्यादा और जा नहीं रहा हूँ डीप में, जैसे क्योंकि उतना नीडेड है नहीं, खासकर क्योंकि यहाँ पे कोर हमारा एग्जाम है एसएससी, ठीक है। मैं कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा चला जाता हूँ इधर उधर, इसलिए कि अगर आप किसी और एग्जाम में बैठते हो सीडीएस और सीए पे, फिर अपने स्टेट पीसीएस में, तो वो चीज़ें थोड़ी सी काम आ जाए अगर मुझे लगता है कि यार ये एसएससी में भी पूछ सकता है तो, ठीक है। जैसे कि कहीं पे भी धार्मिक मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं किसी के परमिशन के बिना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में, जैसे कि बाद में मैं पढ़ा था, मतलब जो मैंने हायर एजुकेशन करी थी, हायर एजुकेशन मतलब वो नहीं, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में ही, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि अंग्रेजी में ही प्रेयर होती थी, आज तक कुछ समझ नहीं आया, बस आखिरी शब्द समझ में आता था एमेन, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो आप किसी की कंसेंट के बिना कुछ किसी चीज़ को बाध्य नहीं कर सकते हैं। खैर, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और अभी आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है ये 29 और 30। 29 इनको हम राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ भी बोलते हैं, ये हमारे आखिरी राइट्स हैं, ठीक है। मतलब 5वें राइट हैं, 6 राइट हैं, आखिरी जो हमारा है वो कोई काइंड ऑफ राइट नहीं है, मतलब राइट है तो, लेकिन उसमें मैं सच कुछ अलग चीज़ें पढ़नी है। तो ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, माइनॉरिटी जो शब्द है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। तो 29 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू प्रिजर्व इट, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और ये अधिकार प्रोवाइडेड सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कीवर्ड, दैट इज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन,
एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, उसके पास ये अधिकार इसको प्रिजर्व कर सकता है। मतलब मैं कोई एक अनोखी भाषा बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरी गांव में भाषा जो मान लो बोली जाती है कि जैसे, ठीक है तो वो जो भाषा बोली जाती है, अगर मुझे लग रहा है कि यार नहीं, लोग अब बोल नहीं रहे उस भाषा को, मुझे उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई कल्चर है मान लो, ठीक है, मान लो कि मेरा कोई कल्चर है, फॉर एग्जांपल कल्चर ये हो सकता है कि मान लो कि कल्चर ये है, कुछ भी बहुत अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, जैसे कि कोई भी कल्चर हो सकता है, जैसे कि होली के टाइम पे हमारे यहाँ पे मतलब जैसे अब अगर हमारे यहाँ बात करें तो हमारे एक फाग करके आती है, फाग तुम लोगों को पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा, वो मंजीरा वंजीरा करके बजाते हैं। तो क्या होता है, होली के दिन शाम को वो आती है, हर घर में जाती है फाग, ठीक है, कुछ लोग गाँव के वो फाग गाने जाते हैं, तो एक कल्चर का पार्ट है, तो उसको मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी को ही मिला हुआ है। अब माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी भी काफ़ी सब्जेक्टिव है। जैसे माइनॉरिटी का मतलब होता है जो अल्पसंख्यक है, जो एक ऐसी लैंग्वेज को या फिर एक ऐसे बोल रहा है या फिर एक ऐसे रिलीजन से है जो कि आउट नंबर किया जा रहा है उसको किसी और रिलीजन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, तो मैं माइनॉरिटी हुआ अपने पर्टिकुलर उस जगह में। लेकिन एज अ कंट्री में अगर आप देखोगे तो हिंदूज ज़्यादा हैं मुस्लिम कंपैरिजन में, तो उस केस में मैं मेजॉरिटी हुआ, मुस्लिम्स माइनॉरिटी हो गए, है कि नहीं। तो ये होता है माइनॉरिटी। लेकिन ये जो राइट है 29, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है, इनकी कोई भी कर सकता है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन में भी इसमें राइट टू एजुकेशन भी है, दैट इज नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू अ स्टेट मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वन दैट रिसीव स्टेट फंड्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यानी कि अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट से फंड आ रहा है, स्टेट का मतलब ये आपको पता है क्या, यानी सरकार से पैसा आ रहा है, सिंपल, तो उसमें एडमिशन मना नहीं किया जा सकता एडमिशन को लेके कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से या फिर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जहाँ पे स्टेट से पैसा आ रहा है। 30 क्या है, ये है सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए। और कैसी माइनॉरिटीज़ के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि धर्म के हिसाब से जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो भाषा के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हैं। दे शैल हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी उनके पास ये पावर दी है इस आर्टिकल ने कि आप अपने मन मुताबिक अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। एंड मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय, और मतलब इस सिंपल यार, इसमें ये मत पढ़ो, मैं बता देता हूँ क्या है ये। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि ऐसे माइनॉरिटी का कोई प्रॉपर्टी है उसको छीन रही है सरकार, ठीक है, एक्विजिशन कर रही है, तो वो कानून के हिसाब से होना चाहिए और उसके लिए अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए कि इतना उनको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, ये है यहाँ पे। और आर्टिकल 30 में एक चीज़ इम्प्लिसिट ये भी है कि मैं अपने बच्चे को, ठीक है, नहीं, माइनॉरिटीज़ अपने बच्चे को अपने लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, ये भी आर्टिकल 30 में है, ठीक है, क्लियर। स्टेट शैल नॉट इन गारंटिंग टू एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, ऐसे माइनॉरिटी वाले, तो जब उनको एड दे रही हो सरकार तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट ना करे कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये है 30 के क्लॉज 3 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ये सरदार हुकुम सिंह का जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा स्टेटमेंट इनका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ आपके लिए चीज़ें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बिकॉज हमारे राइट्स हो गए ख़त्म एक राइट के सिवाय। हमने सबसे पहले पढ़ा कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिए फंडामेंटल राइट, जो एक्चुअली मैग्ना कार्टा के रूप में ओरिजिनेट होते हैं ब्रिटेन में, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट से हटाया गया, पार्ट नंबर 12 में डाला गया, आर्टिकल 300A में। 6 राइट अभी हमारे कौन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है 14 से 18 तक, देन राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 तक, देन राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 और 30 में, देन आपका आता ये इतने हम लोगों ने देखे 5, और छठवां अभी हम देखने वाले हैं। छठवां क्या है कि अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट मान लो हमारा मान लो कि वायलेट हो जाता है,
किसी के द्वारा भी, चाहे वो गवर्नमेंट करे यानी स्टेट करे या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर दे, तो हमारे पास क्या पावर है? व्हाट इफ गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल वॉलेट्स द फंडामेंटल राइट्स? तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर एक्शन में आएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते हैं क्या? डज आर्टिकल 21 गेट वॉलेटेड एनकाउंटर? यस अश्विन, लेकिन इतने कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल्स हैं कि अब आपको ही पता है। ठीक है, शुभांकर घोष, नहीं, ये वॉलेशन नहीं है। ठीक है, टाइटल एक तरह से तो नाइटहुड का जो उन्हें मिला, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही लेंगे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ प्रेसिडेंट की परमिशन से लिया जाता है। तो अगर अब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे एक्शन में आते हैं। ये क्या करते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको ये अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है, लेकिन हम यहाँ पर अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि अगर हमें फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं, और इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था हमारे अंबेडकर जी ने। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं है अगर उनको हम प्रिजर्व ना करें। इट इज़ लाइक कि गिविंग यू अमाउंट ऑफ, मान लो कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए और बोल दिया कि आप इन्हें खर्च नहीं कर सकते हो, तो उन 10 लाख रुपए का कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे ही है ये। तो इनको किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी रिट्स इशू करती हैं, और इन रिट्स को हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, और इसके तहत ये 5 रिट्स हैं जो को अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये रिट ये हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, ये वारंटो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिट जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के, इसमें कुछ अंतर हैं, वो अंतर हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 एक पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी एक फंडामेंटल राइट है, बट ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रेफ्यूज टू इशू रिट, वो ये रिट इशू करने से मना नहीं कर सकता अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। हाई कोर्ट कैन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू writ only when there is a violation of फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अगर वॉयलेशन हो तब। लेकिन हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों के वॉयलेशन में जो है रिट इशू कर सकता है। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का मान लो आपका हनन हुआ, जो कि एक लीगल राइट है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं रिट इशू करवाने के लिए, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र अधिकार जहां वो रिट इशू कर सकता है, वो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट तक उसका जुरिस्डिक्शन जाता है। ठीक, अब अगर मान लो किसी और कोर्ट को अगर रिट इशू करनी है, एनी अदर कोर्ट को अगर रिट इशू करने की पावर देनी है, तो ये पावर पार्लियामेंट उसको दे सकता है, देश की संसद दे सकती है। यानी कि पार्लियामेंट कैन ऑथराइज एनी अदर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू द रिट। समझ में आती है बात? अब ये रिट हैं क्या, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यू शैल हैव द बॉडी ऑफ, और टू हैव द बॉडी ऑफ। पर्पस क्या है? अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज यूज्ड टू एंश्योर दैट अ पर्सन्स इम्प्रिजनमेंट और डिटेंशन इज लॉफुल एंड टू करेक्ट द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। घुमा फिरा के हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि आपको अगर मान लो धर लिया गया, फिर से तुमको धरवा देते हैं उसी सेम केस में। किस केस में? वही अपनी जो तुम महिला मित्र के साथ भागे थे ना, तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो है आपको पुलिस के हवाले नहीं किया गया, इस बार आपको धर लिया लड़की वालों ने। क्या किया
कि आपको कमरे में बंद करके दे सुताई चल रही, दे सुताई चल रही, रोज़ एक बंदा आता है सुताई करता है, शाम को चला जाता है। तो फिर जो है तुम्हारे घर वाले परेशान, तुम्हारे दोस्त लोग परेशान कि यार ये चुन्नू आया नहीं बहुत दिन से, क्या बात हो गई है, ये क्या हुआ, कुछ तो बात है जो आ नहीं रहा बहुत दिन से। शाम को हम लोग मिलते हैं यहाँ पे चाय टपरी में, लेकिन आ नहीं रहा है। फिर आपको पता चला, मुन्नू ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया भाई, इनको हम देखे तो इनको शायद ऐसा ऐसा हो गया। तो जो आपका ये दोस्त वाला जो गैंग है, मुन्नू एंड 17 अदर्स, तो ये सब कोर्ट अप्रोच किए। ठीक है, आपकी फैमिली वालों को भी बोले, आपकी फैमिली वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जाने तो है, ठीक है, नल्ला घूमता रहता है, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त आपको लेके सीरियस थे, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रुप जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था आपके बिना, तो वो कोर्ट गए। तो कोर्ट उस केस में हेबियस कॉर्पस को इशू करेगा और बोलेगा, पुलिस को बोलेगा कि उसकी बॉडी यहाँ पे लेके प्रस्तुत करो मेरे सामने, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, क्योंकि यहाँ पर डिटेंशन अनलॉफुल तरीके से हुआ, धरा गया है अनलॉफुल तरीके से, ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस भी हैं, क्या अपवाद है यहाँ पे, अगर लॉफुल डिटेंशन हुआ है तो इस रिट को इशू नहीं किया सकता, लॉ के हिसाब से अगर हुआ है, प्रेसिडेंट के खिलाफ इसको इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपने कोर्ट की अवहेलना करी है तो कोर्ट के सामने तो फिर आप नहीं वो कर सकते हैं कुछ। अब आते हैं मैंडमस में। मैंडमस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मैंडमस। मैंडमस का मतलब, मैंडमस रिट को तब इशू किया जाता है जब कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि ये लेखपाल है हमारे, तुम गए लेखपाल, लेखपाल ये एक काम करो लेखपाल जी, हमारा ये बना दो, क्या कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, EWS वाला सर्टिफिकेट बना दो। लेखपाल के फेस पे स्माइल है, तो लेखपाल तुम्हें हिंट दे रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अभी ठहरे कच्चे इस मामले में। सीधा सीधा उन्हें बोलना ही पड़ा कि भाई कुछ देना पड़ेगा तभी बन पाएगा। पहले तो वो टाले टाले टाले, बना नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो तुम कि वो कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाल रहे हैं टाल रहे हैं टाल रहे हैं। तो ये एक तरह से जो इनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मैंडमस की इशू हो सकती है। जब कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है तब, यानी इस रिट को इशू कब नहीं किया जा सकता है, कब कभी तब नहीं किया जा सकता जब कोई एक प्राइवेट एंटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं तुम्हारी क्लास ना लूँ, मैं बोलूँ कि बेटा बैच ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया आज से, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि ये तो इनका मैंडेटरी काम है, अभी पूरा ये पॉलिटी कंप्लीट नहीं करवाए, पूरा इकोनॉमिक साइंस सब कुछ बाकी, अभी तो कुछ करवाए नहीं, बोल दिए बैच ख़त्म, तुम नहीं जा सकते हो कोर्ट क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ। दूसरा, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का वो काम मैंडेटरी नहीं है तो भी, अब मैंडमस से आप मैंडेटरी करके इसको याद कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, जहाँ प्रोहिबिट किया जा रहा हो, इसका मतलब होता है वी फॉरबिड, हम तुम्हें मना कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। ये तब इशू की जाती है, ये एक हायर कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। ये सब भूल जाओ, ये सब जो पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखो तुम, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन तुम देखो, ठीक है। जब एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, हायर कोर्ट बोला है मैंने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है हाई कोर्ट हो, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल रहा है क्या ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट मतलब तब इशू करता है जब हायर कोर्ट को ये लगता है कि लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, वो क्षेत्र जहाँ पर उसका अधिकार चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कोई स्टेट का हाई कोर्ट है, वो किसी और स्टेट को लेके मतलब कुछ चीज़ें बोल रहा है, किसी और स्टेट से उसका लेना देना है, तो उस केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मना करेगा, भाई रुक जाओ वहीं पे, तुम्हारा वहाँ पे जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं करता है, वहाँ तक नहीं तुम्हारा जुरिस्डिक्शन, तो तुम रुक जाओ वहीं पे, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ये जो लिख रहा हूँ ना, वी कमांड और टू हैव द बॉडी ऑफ, वी फॉरवर्ड, ये याद कर लेना, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड ऑफ डायरेक्टली पूछता है, ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं बस सर सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, वो जो आप अभी बीच बीच में एग्जाम्पल देते हैं ना, एकदम मज़ा आ जाता है कि महिला मित्र के साथ ये गए, हम इमेजिन करने लग जाते हैं। बेटा मज़े ज़्यादा मत लो हैं,
अभी पेपर में पूछ लेगा तो वहाँ पे सारे मज़े फेल हो जाएंगे। तो मज़े उतना ही लो जितने में समझ में आ जाए, ज़्यादा मज़े नहीं लेना, इमेजिनेशन पे नहीं चले जाना है तुरंत। टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ठीक है, सर्शरी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम है प्रोहिबिशन की तरह। हायर कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या करेगा, अब इस केस में क्या है, लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल चुका है, निकल के उसने कोई डिसीजन भी दे दिया है, कोई फैसला भी सुना दिया, तो हायर कोर्ट पहले तो उस डिसीजन को क्वैश करेगा और फिर उस केस को अपने अंडर में ले लेगा। इस पर मैंने एक रील भी बनाई है बहुत अच्छी, सदगुरु वाले केस में, उसको देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। उस रील को आप जाके देखिएगा जो वहाँ पर पड़ी हुई है शॉर्ट्स में पड़ी हुई, अभी मैंने हफ्ते भर पहले ही डाली थी कि किस तरह से जब मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि पुलिस को कि जाओ और वहाँ के आश्रम में रेड मारो, जाके न जाने कितने पुलिस वालों को भेज दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले तो मना किया कि वहीं रुक जाओ, और उस केस को अपने अंडर में लिया और अपने अंडर में ला के उसको ख़त्म कर दिया कि चार्जेस गलत हैं। आखिरी है क्यों वारंटो, क्यों भाई, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, यानी कि बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, जब कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस को एक ऐसा बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, लीगली ऑथराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ इसको इशू किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ रिट ऑफ क्यो वारंटो इज टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन इज लीगली ऑथराइज टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, अगर है तो ठीक है, नहीं तो निकलो। आर्टिकल 33, 34 और 35 को हमने पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा सा है, पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। 33 जो है 33, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, कौन से, चाहे वो डिफेंस के हों यानी डिफेंस का मतलब है एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, या CAPF के हों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, जैसे कि CISF, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल, ये सब हो गए। इन सब के मौलिक अधिकारों को लिमिट कर देगी पार्लियामेंट। जैसे कि अब इनको बोल देगी कि आप अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नहीं बना सकते हैं, पिक्चर्स पोस्ट नहीं कर सकते हैं, वर्दी में पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारे आर्टिकल नंबर 19 का वॉयलेशन है। ये क्या नहीं बोल सकते हैं कि हमारे आर्टिकल नंबर 19 का वॉयलेशन है, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके राइट्स जो हैं लिमिटेड रहेंगे अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल नंबर 33। इसमें वो सभी, चाहे वो कुक माली से लेके हाई ग्रुप ए का जो ऑफिसर है, सब तक ये बात लागू होती है। लेकिन एक्चुअल में तो अगर देखा जाए तो हायर ऑफिसर्स के लिए तो क्या ही होता है, हायर ऑफिसर्स तो नीचे वालों को नौकर बना के रखते हैं कायदे का, ये रियलिटी है, ठीक है, एकदम कायदे का नौकर बना के रखते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के नाम पे न जाने क्या क्या करवाते हैं, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मैं CAPF की बात करूँ, क्योंकि मेरे फादर थे, ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे DP तक अलाउड नहीं था कि आप इस तरह से लगा सकते हैं वर्दी में, ठीक है, व्हाट्सएप पे। लेकिन वही मैं देखता हूँ जो CAPF जो UPSC का पेपर होता है, UPSC CAPF, उसके तहत जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं वो यूट्यूब पे गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं भाई साहब, हैं, रील बन नहीं है फुल्ली, ठीक है, खुलेआम, लेकिन वहीं एक कांस्टेबल को ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये दोहरा है कि नहीं, और लेकिन डिसिप्लिन के नाम पे सब अलाउड होता है ये सारी चीज़ें। तो ये होता है कि पार्लियामेंट जो है हमारे आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनके राइट्स को लिमिट कर सकता है। 33, 34, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एन एरिया। कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, यानी कि मिलिट्री का रूल लगा हुआ है वहाँ पे, मिलिट्री रूल। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे जैसे मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में एकदम से हिंसा हो गई थी ना, तो हिंसा हो गई तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मिलिट्री भेजेगी यहाँ तुरंत, और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देगी, मिलिट्री का रूल लगा देगी कि यहाँ जब ये मिलिट्री रूल लग जाता है मार्शल लॉ, तो वहाँ के जो ऑर्डिनरी लॉ हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ मिलिट्री का लॉ चलता है, कोई ऑर्डिनरी लॉ काम नहीं करेगा, पूरी तरह से मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है वहाँ पे, और वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिट हो जाते हैं वहाँ पे। तो दैट्स मीन कि हमारे फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, तो इनको लिमिट कर दिया गया। ये मार्शल लॉ को हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये इन्हीं की देन है अंग्रेज़ों की, मार्शल लॉ। जब भी कोई कुछ भी प्रोटेस्ट होता था तो ये मार्शल लॉ लगा के उसको शांत कर देते थे ये ब्रिटिशर्स, तो वहीं से हमने ये लिया है मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल। एमरजेंसी क्या होती है, वो पूरे देश में लग सकती है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ सिर्फ एक प्लेस में लगता है। एंड द लास्ट आर्टिकल इज 35,
It provides that power to make laws and to give effect to the certain fundamental rights shall vest only in the parliament and not in state legislature. यानी कि मौलिक अधिकार को लेकर अगर कोई कानून पारित करना है, कोई कानून बनाना है, तो वो कानून सिर्फ देश की संसद बना सकती है, राज्य का विधानमंडल नहीं, क्योंकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए किसी स्टेट को हम ये पावर नहीं दे सकते हैं, हम ये पूरे पार्लियामेंट को ये पावर देंगे। ठीक, क्लियर यहाँ तक सर? हेबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हिंदी में, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो 35 तक हमने देख लिया। अब एक बीच में यहाँ पर आपने देखा होगा आर्टिकल 31 भी मैंने लिख रखा था, वो एक्चुअल में था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिपील हो चुका है। ठीक है, ये क्या है? ये रिपील्ड बाई विच अमेंडमेंट? ठीक है, रिपील्ड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी ने थोड़ा सा, चलो बताया तो ये हिंदी में पूछ रहे हैं, तो ये आपका हेबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं परमादेश, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, ठीक है, और इसको आई थिंक बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। ठीक है, तो ये जो आपका 44th अमेंडमेंट से रिपील किया गया ऑफ 1978 आर्टिकल नंबर 31 को, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इसमें क्या हुआ? इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट से 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। कभी एसएससी में तो नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि अब मुझे पता है कुछ लोग बाकी बुक्स पढ़ेंगे, कहीं पे देखेंगे, तो ज़रूर मतलब दिमाग में अगर आपके डाउट आए तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो 1978 में हुआ था, ये 1951 में। तो तब तक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और किसी की भी ज़मींदारी लॉज को क्योंकि उस समय अबॉलिश किया गया था, और किसी की भी प्रॉपर्टी छीनी जाती थी तो तुरंत कोर्ट पहुंच जाता था कि भाई हमारे आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F का वॉल्यूशन है। तो गवर्नमेंट ने ये राइट मतलब ये आर्टिकल इंक्लूड किया 31A और 31B। ठीक है, इसके तहत बोला कि हम मतलब किसी के भी मौलिक किसी के भी प्रॉपर्टी को छीन सकते हैं, और वो इन राइट का, इन फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें बोला कि इसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू को प्रोहिबिट कर दिया था कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे जुडिशरी कुछ रिव्यू नहीं कर सकती है। मैंने आपको बताया था एक शेड्यूल के बारे में, वो था हमारा 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में क्या था कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़मींदारी लॉज और लैंड प्रोविजंस को लेकर ये शेड्यूल था, अनुसूची थी, और ये बोला था पार्लियामेंट में कि इसमें कुछ भी अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर डाल देगी तो जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन एक केस हुआ बाद में, IR कोहेलो केस। ठीक है, IR कोहेलो, COELHO, कोहेलो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बिल्कुल उस पर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन बाद में एक आर्टिकल नंबर 31C भी जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया था 25th अमेंडमेंट से, 25वें संविधान संशोधन से। इसमें क्या बात सामने निकल के आई थी? इसमें 2 प्रोविजंस ऐड किए गए, A, B। इसमें बोला गया कि जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 39B और C को इम्प्लीमेंट करने जाएगी तो उसको आर्टिकल 14, ये क्या है, ये हमने पढ़े नहीं है, DPSP है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। और तो ये आर्टिकल नंबर 14 और 19 का वॉयलेशन यानी कि उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। मतलब समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपको B और C पता नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है घुमा फिरा के इन नटशेल कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेल्थ का, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो जो सोशलिस्ट टाइप प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रमोट करना है। यानी कि रॉबिन हुड टाइप चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ज़्यादा ज़मीन है ज़मींदार के पास तो उससे लेके बाकियों को दे दी जाएगी लैंडलेस को। तो ये नहीं बोला जाएगा कि हमारे समानता के अधिकार का वॉल्यूशन है, राइट टू फ्रीडम का वॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरे में बोला कि जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये नहीं कर सकती है। देन अभी हम अगले लेक्चर में इस केस को डिटेल में पढ़ेंगे, केशव नंदा भारती केस। इसका जिक्र पिछले लेक्चर में भी हुआ था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने पहली बात बोली है ना, ये बात बिल्कुल सही है, हम मानते हैं इसको, लेकिन दूसरी बात गलत है। क्यों गलत है ये भी अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं, एक बेसिक स्ट्रक्चर करके चीज़ होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर करके चीज़ होती है, उसका वॉल्यूशन है, तो जुडिशरी तो रिव्यू कर सकती है। एक फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ, उसमें 42nd अमेंडमेंट ने बोला, ठीक है, कि पार्लियामेंट ने बोला कि हम आर्टिकल 39B और C को नहीं, हम किसी भी पर्टिकुलर DPSP को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे
तो वो 14 और 19 का वॉलेशन नहीं होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये बात गलत है कि आप किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट करेंगे तो 14-19 का वॉलेशन नहीं होगा, ये सिर्फ 39B और C तक ही लिमिटेड रहेगा। ये जो मैंने क्रियाकलाप आपको बताया ये SSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन ये चीज़ तो ध्यान रखना SSC वाले भी कि जो 9th शेड्यूल है वो उससे संबंधित है IR कोयलो केस। अब आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं ढेरों, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। अब तो और अच्छा एक चीज़ बाकी, एंड दैट इज़ कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से राइट हैं, तो उसको सिर्फ आपको ऐसे याद करना है। देखो, सारे ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को यानी फॉरेनर्स को, जिनको एलियंस बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, उनको भी मिले हुए हैं। तो अगर हम ये याद कर लें कि एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कौन से राइट मिले हुए हैं, तो अपने आप हमें वो राइट याद हो जाएंगे जो फॉरेनर्स को मिले हुए हैं। जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट मिले हुए हैं ओनली टू सिटीजन्स को। तो इसके अलावा जो राइट हो गए वो इंडियन सिटीजन्स को तो मिले ही हुए हैं, प्लस फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये याद करना है, 5-6 बार रिपीट करो इसको, अभी रिपीट करो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अब कुछ भी आपसे लिख देगा कि बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा राइट है जो फॉरेनर को मिला हुआ है, कौन सा राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। जैसे मैं बोल दूँ राइट टू लाइफ, तो तुम्हें क्या करना है, वो राइट, अच्छा ये राइट किस आर्टिकल में आता है, 21 में आता है। 15, 16, 19, 29, 30 ये उसमें तो आता नहीं है, यानी कि ये फॉरेनर को भी मिला हुआ है। फिर मैं बोल दूं कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो 15, 16, 19, 29, 30 इसमें तो आता नहीं, यानी इसको ये सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है। ख़त्म, ठीक, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब जो है ये मैंने क्वेश्चंस लगा रखे हैं काफ़ी सारे, ये तो सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जो CDS CAPF में आए हैं। ये 20 क्वेश्चन, 20 नहीं 20 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं, और बाकी SSC के तो अलग हैं ही। तो अब ये मैं आज की क्लास में नहीं करवाने वाला हूँ इसका, ठीक है, चीज़ें तो आप समझ गए ही हैं। कल एप्लीकेशन पे इसकी क्लास रख लेंगे जहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करेंगे ये वाले, और वो कल कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करिए जो लोग उसमें बैच में नहीं हैं, सिर्फ मैं वहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि आप लोग करेंगे नहीं अभी, है ना। आई थिंक 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो इसलिए तो वो ये क्वेश्चंस वाला प्रैक्टिस हम कल एप्लीकेशन पे करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। आपका थंबनेल दूसरा लोग भी कॉपी कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा बाबू राम, रिकॉर्डिंग बंद करो तानी, अभी नहीं बंद करेंगे, बाद में थोड़ा और याद दिलाना, क्योंकि हो सकता है कुछ आप डाउट पूछो और, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ बीच में कहीं, तो इसलिए अभी नहीं। दिमाग में इतना रहेगा बेटा, अगर हमारे बोलने से इतना रहता ना तो फिर लोग कुछ ना करते, सिर्फ यहीं आ जाते, बस अंदर चला जाता। खुद तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है कि जितने लोग देख रहे हैं, मतलब मान लो ये 50,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइव तो इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन फाइनली मान लेते हैं 50,000, तो क्या सारे 50,000 लोग को उतना ही प्रॉपर्ली फंडामेंटल राइट के बारे में ज्ञान हो जाएगा क्या? ऑब्वियस ये बात है, जो अभी तुरंत जाके विदिन 24 आवर्स में एक रिवीजन करेगा। समझाने का काम मेरा था मैंने समझा दिया। कहीं डाउट आया फिर से आप देखो कि क्या बताया सर ने, इसमें डाउट आ रहा है फिर तो उसको पूछ सकते हैं आप, लेकिन याद तो आपने ही करना पड़ेगा, ठीक है। 21 एक्सप्लेन कर दो वेद प्रकाश। ओके, 21 वेद जी ये बोलता है राइट टू लाइफ, यानी कि देह की स्वतंत्रता है, ये फोरमोस्ट राइट है, राइट टू फ्रीडम। इसमें ये एक बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तारित है। इसमें राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू स्पीडी जो रेजोल्यूशन होता है वो सारी चीज़ें हैं। तो वो मुझे पता है आप क्यों इसमें बैफल हो गए, बैफल्ड आप इसलिए हो गए, कन्फ्यूज इसलिए हो गए। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो छोड़ दो, तुम छोड़ दो। पहले तो ये याद करो कि राइट टू लाइफ किस में है और वो कितना वाइड है, ठीक। अब ये जो मैंने इसलिए समझा है, वो जो 2 केसेस थे, AK गोपालन और मेनका गांधी केस, तो AK गोपालन में बोला, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो वेव लिया कि भाई पार्लियामेंट आपके राइट को, इस राइट को लिमिट कर सकती है अगर वो कोई लॉ बना दे और उसमें पूरे प्रोसीजर को फॉलो करे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, एज एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ।
लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम ये भी चेक करेंगे कि वो लॉ कितना जस्ट और रीजनेबल है। तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, वो यूएस में चलता है, यहाँ नहीं। सर डू वी हैव क्लास टुमारो? यूट्यूब पे नहीं होगा। हाँ, जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे मतलब कुछ ऐसा नया नहीं होगा। अमेंडमेंट लर्न कैसे करें? अभी साथ साथ लर्न करते चलेंगे तो ज़्यादा सही है। लर्न करने की दिक्कत तब आती है जब एक साथ हम लोग करते हैं। तो आर्टिकल 25 में चाइल्ड लेबर कितने एज तक मना है? अमन चौधरी 14 की एज तक मना है। 14 के ऊपर यानी 15 और उसके ऊपर हजार्डस जो वर्क्स होते हैं उसमें भी बच्चों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, वहाँ तक हजार्डस में नहीं किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन मैंडमस एंड प्रोहिबिशन। मैंडमस बोल रहा है कि कुछ करो गवर्नमेंट सर्वेंट को, प्रोहिबिशन मना कर रहा है मत करो। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच आर्टिकल नॉट अबॉलिश, ये मैं पढ़ाऊंगा आलोक जी आपको इमरजेंसी में। चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको वहीं पे पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में इसको लेके 2 आर्टिकल होते हैं, एक तो 358 और एक 359। 358 लिमिट करता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो हमें 6 राइट मिले हुए हैं सामरो, और 359 अदर राइट्स को सस्पेंड करने की बात करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 के तहत जो राइट्स मिले हुए हैं कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कैन नेवर बी सस्पेंडेड, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, इमरजेंसी के केस में बाकी राइट्स तो हमारे हो सकते हैं, ये मैं इमरजेंसी वाले चैप्टर में को पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 19 के 6 राइट को सस्पेंड करना है तो 358 आर्टिकल का यूज़ होगा, बाकी राइट को सस्पेंड करना है तो 359 में होगा। एक्चुअल में वो राइट सस्पेंड होते भी नहीं, क्या होता है वो वहाँ पढ़ेंगे। राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन 20 और 21 तो कभी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ डेप्थ है कि आर्टिकल नंबर 19 इस ग्राउंड में नहीं सस्पेंड हो सकता है क्योंकि हमारी इमरजेंसी कई ग्राउंड में लगती है। तो एक ग्राउंड है इसमें आर्म रेबेलियन, तो आर्म रेबेलियन केस में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो वो मैं ज़्यादा फालतू में डेप्थ में जाऊँगा तो फिर उस पर भी डाउट पूछोगे, तो वो अभी नहीं, वो इमरजेंसी का टॉपिक है। घुमा फिरा के एक चीज़ याद कर लो कि 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सर्श्योरी सर प्लीज़। अभिषेक जी अब सब एक एक करके पूछ लो भाई। सर्श्योरी का मतलब होता है जब एक सुपीरियर कोर्ट ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को क्या बोलता है, बोलता नहीं है। वो लोअर कोर्ट था, वो अपने क्षेत्र अधिकार से अपनी औकात से बाहर चला गया, तो जब चला गया बाहर तो ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले के उस ऑर्डर को क्वैश करेगा, नल वाइड कर देगा, ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा और उस केस को अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, चलिए। ना सर, सरेंडर का जो करता है वो तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन हुआ ना तनीषा। सेल्फ इनक्रिमिनेशन कैसे हुआ भाई? वो उसको क्या ज़बरदस्ती सरेंडर करवाया जा रहा है क्या? वो खुद अपने मन से जा रहा है सरेंडर करने, और वो पुलिस के पास जा रहा है सरेंडर करने, वो कोर्ट के पास नहीं जा रहा है। कोर्ट का काम है ये देखना कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन ये फॉलो, मतलब नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर क्या है? उसमें ये है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कि इनकी एक किताब आई थी, ठीक है, आई थिंक बालाजी की। तो 16 में नहीं है, वो 19 में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 9, हाँ, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में आई है, आई थिंक मैसूर से संबंधित है वो। तो उसमें क्या हुआ था कि उनकी बुक पब्लिश नहीं करने दी थी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। देन वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीच और एक्सप्रेशन में राइट टू मीडिया भी आता है, यानी कि आप कुछ मीडिया में, मतलब न्यूज़पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही।
भाई IR कोयलो केस का मतलब ये है कि मैंने 9 शेड्यूल आपको पढ़ाया था कि उसमें कुछ भी रख देगा, पार्लियामेंट ने बोला था कि हम कुछ भी डाल देंगे, तो उसको उसमें क्या है कि उसमें चैलेंज नहीं, उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन IR जो कोयलो केस हुआ था तो 2007 में, तो उसमें ये बोला गया था कि नहीं, जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर मंडे को होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे का लेक्चर सुबह 9 बजे होगा। रोज़ की टाइमिंग नहीं है 9 बजे, सिर्फ मंडे के लिए है। व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जब आएगा टॉपिक तब पढ़ाएंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, लाभ का पद क्या होता है। हिंदी वालों का आप काट रहे हो, क्या काट रहे हैं बेटा? हिंदी वालों को क्या काट रहे हैं? अब ये सोचो 50% इंग्लिश 50% हिंदी, तो वो नहीं हो पाएगा। वो जाके अनाउंसमेंट वाली वीडियो में देख लेना, उसी में क्लियरली बोले थे कि अगर ये बाद मत बोलना कि इंग्लिश और हिंदी हम तो बैच ले लिए और हमारे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, हम केस कर देंगे। पहले देख लो जाके उसमें क्या बोल रहे हैं, कि पहले पढ़ाने का तरीका देख लेना, चाहे अंग्रेजी माध्यम से हो चाहे हिंदी माध्यम से, उसके बाद बैच लेना। खोखट मत करना, बाद में दिमाग मत ख़राब करना कि हिंदी में वो ये वो फलाना ढिमका। जितना हो पाता है हमसे करते हैं, और नोट्स आपको हिंदी मिलते हैं। कुछ लोगों का ये दिक्कत रहता है कि हिंदी इंग्लिश के नोट में कुछ एक्स्ट्रा है, हिंदी के नोट में कमी है। कुछ लोग इसी बात को ले, वो है क्या कि आपको क्या है, हिंदी के नोट नहीं पढ़ने, आपको क्या, आपको कंपैरिजन करना है। पहले आप अंग्रेजी के नोट खोलते हैं और फिर हिंदी खोलते हैं, पढ़ना नहीं, आपको कंपैरिजन करते हैं उठा उठा के। ये इसमें क्यों नहीं है भाई? अगर इंग्लिश वाले नोट मेकर और हिंदी वाला नोट मेकर सेम नहीं है तो दोनों चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं? इंग्लिश वाले ने अगर कुछ अपने हिसाब से 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी और वो हिंदी वाले नहीं करी, तो उसकी दिक्कत है, हैं हिंदी वाले की। हाँ, अगर क्लास में कोई चीज़ इस तरह से पढ़ी, और कई बार होता है कि भाई क्लास मैंने 100 चीज़ें बताई हैं तो 2-3 चीज़ें तो मिस हो सकती हैं ना, नोट बनाने वाले से भी। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा लीजिए, उसको भी समझिए थोड़ा सा। अच्छा, वो रिजर्वेशन वाला पूछ रहे हो बालाजी? अच्छा सॉरी सॉरी, मैं दूसरा समझी था। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, वो जो केस है वो आपका वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड दी 50%। ठीक है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित है ये केस, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। 16 क्लॉज 4 सही, बिल्कुल। सर सिटीज़न और एलियन वाला होता है। सिटीज़न मतलब कोई इंडियन सिटीज़न है, एलियन का मतलब है फॉरेनर को एलियन बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कल कितने टाइम बैच पे क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ पे हम लोग ये कल सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, CDS और ये CAPF जितने क्वेश्चन हैं, बाकी SSC के। ठीक है, तो मैं टाइमिंग में आपको बता दूंगा, बिकॉज कल है क्या कि सुबह तो मैं नहीं ले पाऊँगा क्लास, क्योंकि सुबह मेरी एक और कहीं पर क्लास है, तो वो मैं नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, फिर जैसा होगा मैं टाइमिंग आपको शाम के टाइम ही होगी तो मैं बता दूंगा टाइम। ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी बैच वाली स्लाइड नहीं लगी तो मैं बता दूँ, जिन लोगों को बैच वगैरह एनरोल करना है तो वो पहले तो वीडियो देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है कि मैंने बैच रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें बताई, क्या होगा क्या नहीं होगा, और बैच से आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, परमार अकेडमी ऐप से और वेबसाइट से परमार अकेडमी। थैंक यू। अगला लेक्चर हमारा रहेगा जो मंडे से होगा, दैट वुड बी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू।